घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता, आपने सिंधु सभ्यता का नाम सुना होगा। ये सिंधु सभ्यता जो है ये नगरीय व्यवस्था थी। क्या थी? नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था और यहाँ पर कुबड़ वाले बैल पवित्र माने जाते थे और यहाँ पर जो व्यवस्था थी व्यापार व्यवसाय पर आधारित ये व्यवस्था थी। पूरा नगरीकरण था। जो यहाँ के सड़कें थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। इसकी जो आकृति थी त्रिभुजाकार थी। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में आज विशेष रूप से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। यानी सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहले ये जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कहाँ था, उसके बाद पश्चिमी छोर कहाँ था, सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर कहाँ था और फिर दक्षिणी छोर कहाँ था, और यह कितना दूर तक फैला हुआ था, पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है, फिर उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है, कौन सा स्थल है। चलिए आते इसी को पढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता, अब सिंधु सभ्यता में हम लोग स्टार्ट कर लें कि कैसे इसका दिशा था भाई, किस तरीके से फैला हुआ था। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से बना लेंगे। इधर वाला जो हम लोगों का इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। यहाँ इसको नॉर्थ का आप लोग जानते ही होंगे उत्तर कहा जाता है, इसको पूर्व कहा जाता है, और साउथ यानी इसको हम लोग दक्षिण कह सकते हैं। क्या कहेंगे? दक्षिण कहेंगे। और इसको पश्चिम कहेंगे, पश्चिम। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? आगे देखा जाए इसको। इसका जो उत्तरी छोर है वो कहां तक फैला हुआ है? तो यहाँ मांडा, आपने मांडा नाम सुना होगा। मांडा जो है चिनाव नदी पर है, चिनाव नदी पर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर है। कहाँ भाई? तो ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी छोर था वो मांडा था, चिनाव नदी पर था, जम्मू कश्मीर में था। दक्षिण में इसका कहाँ था? तो ये दैमाबाद है, दैमाबाद है। दैमाबाद किस नदी के किनारे है? गोदावरी। ये गोदावरी नदी के किनारे है, या गोदावरी न रहे तब प्रवरा नदी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे गोदावरी नदी ही लगाना है, अगर न रहे तब प्रवरा भी आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब यहाँ पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये पूरब में देखेंगे तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? तो नदी जो है ये हिंडन नदी है। कौन सा नदी है? हिंडन नदी है। ठीक, और कहाँ पड़ेगा? तो ये मेरठ, और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो पूर्वी छोर जो है सिंधु सभ्यता का कहाँ है भैया? आलमगीरपुर है। यहाँ पश्चिमी कंडीशन को देखिए, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपको पहले तो दासक नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी है? दासक नदी है, दासक नदी। और ये पड़ता कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ हम लोग बलूचिस्तान लिख लिए। अब तो क्लियर हो गया होगा कि कौन छोर कहाँ है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी छोर मांडा, दक्षिणी छोर
दैमाबाद, पूर्वी छोर आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर सुतका गंडौर। अब एक दूसरे की दूरी देख लिया जाए। यहाँ दूरी देखा जाए तो यहाँ की इस तरीके से दूरी अगर देखा जाए तो ये दूरी कितनी है भाई? यहाँ पर अगर दूरी की बात किया जाए तो ये दूरी जो है आपको 1600 किलोमीटर ये दूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसकी दूरी देखा लिया जाए। यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? तो यहाँ जो दूरी है ये 1400 किलोमीटर है। ये ध्यान दीजिएगा, 1400 किलोमीटर। अब यहाँ इसका क्षेत्रफल देख लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति कैसा है? इसकी आकृति जो है ये त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, त्रिभुज की आकृति का इसका क्या है? बनावट है। वर्तमान में ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन जो एथेंटिक तौर पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल सर्वमान्य है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ और क्लियर कर देते हैं चीजों को लिखकर। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है भैया? तो दूरी ऑलरेडी लिखे ही है, ये दूरी तो ये आपको 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर ये दूरी हो गया। फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी हम लोग देख लें, ये दूरी आपको 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। यहां तक आप लोग भी लिख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो जरूर कमेंट करके लिखिएगा। समझ में आ रहा हो तो एस लिख दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद यहां तक सब चीजें आप लोगों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कितना समय से कितना समय तक रही है, यानी इसका पूरा टाइम देखना है कि किस टाइम से किस टाइम तक ये सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसको कहते हैं अवधि, कि किस अवधि से किस अवधि तक था। तो इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न बात कही है, लेकिन सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार क्या मान्य है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। यहाँ काल निर्धारण, यहाँ काल का मतलब होता है समय। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका समय काल बताया है। तो किस विद्वान ने कौन सा समय बताया है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पर हम लोग विद्वान लिख लेंगे, विद्वान लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, सिंधु सभ्यता का काल। काल मीन्स यहाँ क्या होता है? समय। क्या समय है। ठीक है,
इसको हम लोग यहीं पर देख लें। इसी हिसाब से हम लोग अपनी बातें रखेंगे कि किस विद्वान ने कौन सी बातें कही है। इसमें हम लोग देखेंगे तो जॉन मार्शल ने क्या कहा है, अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा है, माधव स्वरूप वत्स ने क्या कहा है, फिर उसके बाद कार्बन डेटिंग पद्धति क्या कहता है, डीपी अग्रवाल क्या कहते हैं, फिर फेयर एंड सर्विस क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति क्या मानती है, एनसीईआरटी क्या मानती है। ये सब चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करके अपनी बातें रखेंगे। तो चलिए इस पर हम लोग अपनी बातें रखते हैं। यहाँ विद्वान में लिखेंगे हम लोग जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल महोदय ने क्या माना है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर इन्होंने 2750 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया है, माना है। ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अनरेस्ट मैके महोदय ने क्या माना है, इसका शासनकाल इन्होंने 2800 ईसा पूर्व से लेके इन्होंने 2500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना है। फिर उसके बाद देखेंगे माधव स्वरूप वत्स महोदय ने क्या माना है, इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से लेकर इन्होंने 2500 ईसा पूर्व तक माना है। कितना, 2500 ईसा पूर्व तक इन्होंने माना है। फिर आगे देखते हैं मार्टिमर व्हीलर क्या मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर महोदय मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये 2500 ईसा पूर्व से कब तक है, 1700 ईसा पूर्व तक है। ठीक है भैया। फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग देखेंगे फेयर सर्विस। विद्वान फेयर सर्विस क्या बताते हैं, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया है, इन्होंने कहा है कि 2000 ईसा पूर्व से लेके ये कब तक है, 1500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है भैया। फिर उसके बाद कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या बताया गया है, इसका जो बताया गया है कि 2350 ईसा पूर्व से ये कब तक है भाई, ये 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति का ही आधार मानकर डीपी अग्रवाल ने भी सिंधु सभ्यता का शासनकाल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डीपी अग्रवाल के हिसाब से ये इसका शासनकाल जो है ठीक कार्बन डेटिंग पद्धति वाला ही डेट इन्होंने बताया है, 2350 ईसा पूर्व से
पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये शासन काल है। ठीक है भैया। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे NCERT। यहाँ पर NCERT के अनुसार देखेंगे कि क्या ये माना है। तो NCERT के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय निर्धारित किया गया है या माना गया है। अब इस पर आगे देखा जाए हम लोग, यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। जॉन मार्शल हो गया, मैके महोदय का हो गया, वत्स के हिसाब से, मार्टिमर व्हीलर का हिसाब से, फेयर एंड सर्विस के हिसाब से, कार्बन डेटिंग पद्धति के हिसाब से हो गया, डीपी अग्रवाल के हिसाब से हो गया, और ये NCERT के हिसाब से हो गया। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। अब सर्वाधिक विद्वानों के हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार क्या है। इस बात को यही हम लोग लिख देंगे, नोट करके लिख देंगे, नोट। सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार, सर्वाधिक के विद्वानों के अनुसार संधौ सभ्यता का समय या इसे काल लिख देंगे, समय 2500 BC से 1700 BC तक स्वीकार किया गया है। यानी सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक स्वीकार किया गया है। ठीक है, यानी मार्टिमर व्हीलर वाला जो मत है उसको ज्यादा विद्वानों ने तवज्जो दिया है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यह जानना चाहेंगे कि सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन थे। सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के निर्माता, यहाँ सिंधु सभ्यता का निर्माता हम लोग देखेंगे तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, विद्वान लिखेंगे, और एक तरफ हम लोग सिंधु सभ्यता का निर्माता। यहाँ किस विद्वान ने क्या बातें कही इसको हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, विद्वान के हिसाब से राखल दास बनर्जी क्या कहते हैं, राखल दास बनर्जी बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे वह कौन थे, द्रविड़ थे। और यह बात अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार भी किया है। अन्य विद्वानों में देखा जाए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने क्या कहा है, इन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के
जो निर्माता जो थे वह किसको बताए हैं, ये आर्य को बताए हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो गार्डन चाइल्ड एवं स्टुगट पिंगट, इन्होंने क्या माना है, इन लोगों ने माना है सुमेरियन, इन्होंने माना है सुमेरियन, सुमेरियन। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त और सही माना गया है राखल दास बनर्जी का द्रविड़ वाला। अब संधो सभ्यता के पतन का कारण, इसको भी देख ले, इतना विकसित अवस्था में थी, इसका पतन कैसे हो गया। अलग अलग विद्वान अलग अलग पतन का कारण बताते हैं। विद्वानों में लोग बाढ़ बताते हैं, बाहरी आक्रमण भी बताते हैं, महामारी भी बताते हैं, जलवायु परिवर्तन भी बताते हैं और जल पलायन भी बताते हैं। तो आइए कौन सा विद्वान क्या बताते हैं। संधव सभ्यता के पतन का कारण, संधव सभ्यता के पतन का कारण, रीजन क्या था भाई इसके पतन का, इसको हम लोग देखेंगे। संधव सभ्यता के पतन का कारण, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, एक तरफ हम लोग विद्वान का नाम लिखेंगे और एक तरफ इनके पतन की कंडीशन को हम लोग देखेंगे। एक तरफ हम लोग विद्वान लिख लेंगे, फिर उसके बाद एक तरफ पतन का कारण लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहां हो गया विद्वान हो गए, यहां पतन का कारण हो गया, पतन का कारण, रीजन क्या था, किसने क्या कहा है। विद्वानों के हिसाब से चीजों को हम लोग देख लेंगे। विद्वानों ने क्या क्या अपनी बातें कही है। आप देखिए, जॉन मार्शल और उसके बाद मार्शल हो गया, अनरेस्ट मैके हो गए और SR राव हो गए। ये तीन लोगों ने मिलकर क्या बताया है, तीन लोगों ने, देखिए ये तीनों लोगों ने इस तरीके से, इन लोगों ने क्या बताया है, इन लोगों ने बाढ़ कारण बताया है। क्या बताया है कि ये बाढ़ के कारण संधव सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग। फिर अगला देखिए, अब गार्डन चाइल्ड, फिर मार्टिमर व्हीलर और स्टुगट पिंगट, इन लोगों ने, ये तीन लोगों ने क्या कहा है, इसे हम लोग देख सकते हैं। इस तरीके से इन लोगों ने आर्यों का आक्रमण माना है, इन लोगों ने आर्यों का क्या माना, आक्रमण, आर्यों का आक्रमण माना है।
यानी बाहरी आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण इन लोगों ने माना है। और विद्वानों की कंडीशन को देखिए हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे अमलानंद घोष, यानी ए घोष हम लोग लिख देते हैं, ए घोष। फिर उसके बाद आर एन स्टाइन, इन्होंने क्या माना है? इन्होंने जलवायु परिवर्तन माना है, परिवर्तन। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन माने हैं। फिर आगे देखा जाए और विद्वानों ने क्या मान लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर तो KUR कनेडी महोदय ने क्या माना है? इन्होंने महामारी माना है, महामारी सिंधु घाटी के सभ्यता का पतन का कारण माने हैं। फिर उसके बाद अगला देखेंगे आप। अब एक बचे हैं MR साहनी। MR साहनी ने क्या कहा था? जल पलावन का मतलब ये है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ गया और सिंधु घाटी सभ्यता वो जल में डूब गया। जैसे द्वारिका समुद्र में डूब गया, वैसे ये मानते हैं MR साहनी जी कि समुद्र का जलस्तर बढ़ गया और सिंधु घाटी सभ्यता उसी में डूब गया। KUR कनेडी जो कहते हैं कि महामारी आई, जैसे कोरोना एक महामारी आई, बहुत से लोगों को मतलब अपने मौत के मुंह में समा ले गई, उसी तरीके से महामारी आई। और ए घोष और RN स्टाइल कहते हैं जलवायु में परिवर्तन हुआ और जलवायु के परिवर्तन के साथ इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। और इसके बाद जॉन मार्शल, एर्नेस्ट मैके, SR राव ये बाढ़ मानते हैं। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिंगट ये आर्यों का आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण मानते हैं। अब इसमें नोट में क्या बातें लिखेंगे? नोट में ये बातें लिखेंगे, सर्वाधिक विद्वानों के अनुसार सैंधव सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ है, माना गया है। ठीक, यहां तक क्लियर है भाई? आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद अब सिंधु सभ्यता का स्थल, कौन कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, इसको देख लिया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन स्थल हैं भाई? इस स्थल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले नाम जान लें कि कौन सा स्थल है, उसके बाद प्रत्येक स्थल की विशेषता है, क्योंकि उत्खनन हुआ है तो उत्खनन में क्या क्या मिला है, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। यहाँ की जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है वह उत्खनन द्वारा हुई है, यानी खोदाई के द्वारा जो वस्तुएं मिली हैं उस आधार पर हम अनुमान लगाकर बताते हैं। विद्वानों द्वारा ये बताया गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपियों का आविष्कार था, लोग पढ़ना लिखना जानते थे,
लेकिन आज तक किसी भी विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ने में सफलता हासिल नहीं किया है। यहाँ की लिपि जो है दाएं से बाएं लिखने की थी, यानी दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था, जिसे ब्रूस्टोफेडेन विधि के नाम से जाना जाता था। जब आज तक किसी विद्वान ने लिपि पढ़ा नहीं, इसलिए लिपियों से हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर प्राप्त होता है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। चलिए इसका नाम हम लोग जाने, स्थल का नाम। प्रत्येक स्थलों के बारे में हम लोग नाम लिखते चले जाएंगे, कौन कौन से स्थल हैं। इस तरीके से स्थलों के नामकरण हम लोग करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। स्थलों का नाम आप लोग लिखें। ठीक है भाई। हाँ भाई, निश्चित रूप से विवेक जी हम जरूर पीडीएफ डाल देंगे, परेशान न होइए। और किसी को कोई दिक्कत भैया? ठीक है, बिल्कुल आप लोगों को देख रहे हैं, सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ हड़प्पा आपने सुना होगा, हड़प्पा। यहाँ हड़प्पा है, मोहन जोदड़ो है, और यहाँ लोथल है। कौन सा भैया? लोथल है, लोथल हो गया। कालीबंगा हो गया, कालीबंगा हो गया। फिर धौलावीरा हो गया, धौलावीरा हो गया, धौलावीरा हो गया। रोजदी हो गया, रोजदी हो गया। सूर्य कोटदा हो गया। फिर उसके बाद रंगपुर हो गया, रंगपुर हो गया। ये स्थलों के बारे में जानकारी दी जा रही है। फिर उसके बाद बनावली हो गया, बनावली, बनावली हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं राखी गढ़ी हो गया, राखी गढ़ी हो गया। रोपण हो गया, रोपण हो गया। कुड़ाल हो गया। आगे हम लोग लिख सकते हैं भगवानपुरा हो गया, भगवानपुरा हो गया। फिर उसके बाद आलमगीरपुर लिख सकते हैं, आलमगीरपुर, गिरपुर। नौसारो, नौसारो। दैमाबाद, दैमाबाद हो गया। फिर मांडा हो गया, सुतका, गेंडोर हो गया, गेंडोर हो गया। तो ये आपने जो देखा, ये संधौ सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। संधौ सभ्यता के ये सब क्या है? प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये स्थल है। मुख्य जितना भी प्रमुख ये स्थल हैं संधौ सभ्यता के, ये स्थलों का मैंने नाम लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये स्थल हो गया। अब प्रत्येक स्थल के बारे में हम लोग क्या लेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। एक स्थल चनहुदड़ो है, उसको भी लिख दे हैं। एक स्थल क्या है, चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश करते हैं, यानी हड़प्पा में। हड़प्पा, हड़प्पा हो गया। अब हड़प्पा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरीके से हड़प्पा लिख लेंगे। फिर इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हम लोग लिख लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे सन, लिखेंगे क्या लिखेंगे भैया, सन लिखेंगे। फिर उसके बाद खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, ये खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता लिख दिए। फिर उसके बाद नदी लिख दिए हम लोग। फिर उसके बाद ये हम लोग जिला लिख दिए, क्या लिख दिए, जिला कौन सा है। फिर उसके बाद प्रांत लिख दिए, क्या लिख दिए, प्रांत। अब इस पर हम लोग देखेंगे। अब हड़प्पा की खोज कब हुआ, याद है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुआ था। खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी हैं, दयाराम साहनी हैं। आप लोग भी जो आ रहा है उसे कमेंट करके जरूर लिखें। ठीक है भैया, आगे देखा जाए। नदी कौन सा है, नदी है ये रावी, रावी है। और ये तट पूछ देगा तो लिखेंगे बाएं तट पर, बाएं तट पर। ठीक, यहाँ जिला कौन सा है, ये माउंट गोमरी जिला है, माउंट गोमरी जिला है। और प्रांत कौन सा है, तो ये पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत मतलब ये पाकिस्तान में जो पड़ता है वो, यहां हम लोग लिख देंगे पाकिस्तान। ठीक है भैया, तो ये हड़प्पा वाला मामला है। अब उसके बाद हड़प्पा के उत्खनन से क्या क्या मिला है वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से जो उत्खनन में मिले हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां लिख देंगे हड़प्पा, हड़प्पा के उत्खनन से, उत्खनन से निम्न साक्ष्य, निम्न साक्ष्य, साक्ष्य प्राप्त हुए थे, प्राप्त हुए थे। अब निम्न साक्ष्य क्या क्या मिला है उसके बारे में हम लोग लिखना शुरू कर देंगे कि यहां से क्या क्या मिला है भाई। तो हर एक बातें हम लोग अपना लिखना शुरू कर देंगे। आप लोग बताइए कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है। आप लोग पढ़े होंगे तो हड़प्पा से जो चीजें मिला है, हाँ चलो बाबू रंगपुर भी लिख देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई बताओ, ये बताओ कि हड़प्पा से क्या मिला है। सब लोग कमेंट करके बताइए जो जो वस्तु मिला है। देखते हैं कौन लोग अपना आंसर बताते हैं, अपनी बातें रखते हैं और उन्हें जानकारी है। बाकी सभी जानकारी तो हम देंगे ही, ऑलरेडी सभी चीज़ों के बारे में तो हम बताएंगे ही। चलिए इसके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे नंबर 1 लिख देते हैं, या ऐसे ही हड़प्पा से, हड़प्पा से एक
मृण मृण मूर्ति मिली थी मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली थी। ठीक है भैया, तो हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली थी जिसके गर्भ से पीपल का पौधा उगते हुए दिखाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह मातृदेवी या उर्वरा की देवी थी। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोगों को। अब यहाँ दूसरा नंबर में देखिए, और यहाँ क्या मिला है, यहाँ पर स्वास्तिक के चिन्ह का निशान मिला है। तो लिख सकते हैं हड़प्पा से स्वास्तिक। अब स्वास्तिक कैसे बनता है भैया, ऑलरेडी देख लीजिए, ऐसे स्वास्तिक बनता है और इसको इस तरीके से हम लोग कर दें। तो हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह का साक्ष्य मिला था। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते थे। करते थे। अब आगे और देखा जाए, अब यहां से और क्या मिला है, हड़प्पा से कपास की खेती का साक्ष्य मिला था। कपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कपास वाले क्षेत्र को सिंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंडन। याद रखिएगा कि कपास वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, सिंडन कहा जाता है। ठीक है भैया, सिंडन कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग और हड़प्पा के संदर्भ में बातें हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है भैया, क्या क्या मिला है उसी चीजों को देख लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाए,
चौथा नंबर देखा जाए इसमें, हड़प्पा, हड़प्पा से, हड़प्पा से कच्ची ईंटों को, कच्ची ईंटों को, ईंटों को पकाने के लिए, पकाने के लिए 16 भट्ठियों, 16 भट्ठियों, भट्ठियों का साक्ष्य मिला था, साक्ष्य मिला था। ठीक है, आगे देखा जाए और क्या यहां मिला है। हड़प्पा से, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान एवं H आकृति वाले, एवं H आकृति वाले, आकृति वाले, H आकृति, ऐसे लिख दें, H आकृति, H आकृति, आकृति का पहले ऐसे लिख दे इस तरीके से, जैसे हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान एवं H कब्रिस्तान, H कब्रिस्तान लिख सकते हैं, H कब्रिस्तान का साक्ष्य, साक्ष्य मिला था, मिला था। यानी कब्रिस्तानी वाले क्षेत्र को R37 और H से क्या किया गया है भैया, इससे हम लोग संकेत करते हैं। H जो क्षेत्र है और R जो 37 है एक कब्रिस्तानी क्षेत्र है। इसका मतलब यहाँ कब्रिस्तान मिला है तो यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा थी। इस बात से लिखा जा सकता है मिला था। इससे ज्ञात होता है कि, इससे ज्ञात होता है कि, होता है कि हड़प्पा में, हड़प्पा में शवों को, शवों को दफनाने की प्रथा थी, दफनाने की क्या थी भैया, प्रथा थी। आगे और चीजों को देखा जाए हम लोग, हड़प्पा के उत्खनन से, उत्खनन से सोने का बड़ा कंगन, सोने का बड़ा कंगन, कंगन प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक, और चीजों को देखा जाए और क्या मिला है यहां से, हड़प्पा से, हड़प्पा से हड़प्पा से कुत्ते द्वारा खरगोश, खरगोश का कान पकड़े, कान पकड़े, हड़प्पा से कुत्ते द्वारा खरगोश का कान पकड़े, पकड़े पद चिन्ह प्राप्त हुआ था,
हुआ था। यहाँ हड़प्पा से कुत्ते द्वारा खरगोश का कान पकड़े पदचिन्ह प्राप्त हुआ था। आगे देखा जाए इसमें और कुछ मिला था हड़प्पा से। 8वां देखिए, हड़प्पा क्षेत्र से और कुछ मिला है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिप्पिया कहा गया है। यहाँ अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, तो लिख सकते हैं हड़प्पा से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का साक्ष्य मिला था। ठीक है, अब एक बात यहाँ नोट में लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिप्पिया कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ऋग्वेद में हड़प्पा को क्या कहा गया है? हरिप्पिया कहा गया है। जो जो चीजें मिला है वो सब चीजें आपको याद करना होगा कि हड़प्पा में क्या क्या मिला है। थोड़ा रिमाइंड आप लोगों को करा दें कि जो चीजें मिली है उसे देख लिया जाए फिर से। अब देखिए, हड़प्पा की खोज कब हुआ? 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता दयाराम साहनी है। नदी रावी है। किस तट पर? बाएं तट पर। जिला माउंट गोमरी है। प्रांत पंजाब है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा के उत्खनन से निम्न साक्ष्य प्राप्त हुए थे। हड़प्पा से एक मृण मूर्ति मिली थी, माटी की मूर्ति मिली थी, जिसके गर्भ से पीपल का पौधा उगते हुए दिखाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि यह मातृ देवी या उर्वरा की देवी थी। फिर देखेंगे कि हड़प्पा से स्वास्तिक के चिन्ह का साक्ष्य मिला है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग सूर्य की उपासना करते हैं, क्योंकि जो स्वास्तिक का चिन्ह है ये सूर्य देवता के लिए समर्पित है। फिर देखेंगे हड़प्पा से कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास की खेती, इसका मतलब यहाँ लोग सूती वस्त्र बनाना जानते थे, और कपास वाले क्षेत्र को, जहाँ कपास की खेती होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सिंडन कहा जाता है। आगे आप बढ़िए, तो फिर हड़प्पा से कच्ची ईंटों को पकाने के लिए 16 भट्टियां मिली हैं। क्या मिली है? 16 भट्टियां मिली है। भट्टियों का साक्ष्य मिला था। फिर उसके बाद देखेंगे कि हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान को R37 और यच से संकेतित किया गया है। यानी इसमें देखेंगे कि 2 कब्रिस्तान मिला है, काफी बड़ा और बृहद है, जो इसको R37 और H नाम से सूचित किया गया है, मिला है। इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शवों को दफनाया जाता था। फिर हड़प्पा के उत्खनन से सोने का बड़ा कंगन प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये याद रखिए कि सोने का यहाँ बड़ा कंगन मिला था। फिर हड़प्पा से कुत्ते द्वारा खरगोश का कान पकड़े पद चिन्ह प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था भैया? पद चिन्ह, निशान मिला था यहाँ पर। और फिर हड़प्पा से अनाज को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार का साक्ष्य मिला था। हालांकि अन्नागार कई जगहों से मिला है, लेकिन यहाँ से भी मिला है। ठीक है, और फिर ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिप्पिया नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। पूछा जाए कि हरिप्पिया किसको कहा जाता है? हड़प्पा को। ये बात कहाँ कही गई है? तो ये ऋग्वेद में कही गई है। ठीक है भैया, इसी के साथ आज की क्लास पोस्टपोन करते हैं। आगे हम लोग स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।